यानी जैसे ही सीज़फायर का ऐलान होता है तो मरवान बरगुती, पहला नाम मरवान बरगुती का है। मरवान बरगुती जो कि पहले हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये मरवान बरगुती 2002 से जेल में, इनको मंडेला भी कहा जाता है, फ़लस्तीनी को इनको मंडेला कहते हैं। और ये जो हैं ये मरवान बरगुती जो हैं ये हमास में नहीं थे, लेकिन ये फ़तह में थे, यासिर अरफ़ात साहब के करीब थे, उनके साथ कोई इख्तलाफात हुए, ये सबको काबिल कबूल है। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मकबूल है शायद ये महमूद अब्बास साहब की जगह ये लें, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अगले कायद, ये सब इन पे हमास की तरफ से इनका नाम दिया गया था। पहले भी 2011 में इनकार हो गया था, 14 में इनकार हो गया था। तो ये जो है ये 2025 में अभी इनका नाम सबसे ऊपर है। सीज़फायर होते ही जो उधर से 10 रिहा होंगे तो इधर से जो 1000 रिहा होंगे उसमें एक नाम मरवान बरगुती का है। मरवान बरगुती जो है वो 22 और 23 साल के तकरीबन 22 और 23 साल जेल में रहे। और ये जो है ये 66 ईयर्स इनकी एज है। इनके साथ दूसरी जो शख्सियत रिहा होगी वो अब्दुल्ला बरगुती। अब्दुल्ला बरगुती जो है वो मरवान बरगुती के कोई रिश्तेदार नहीं है। अब्दुल्ला बरगुती बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और अब्दुल्ला बरगुती हमास से ताल्लुक़ है। और वो अब्दुल्ला बरगुती जो है वो ये धमाका खेज़ मवाद बनाने का इनको स्पेशलिस्ट इसराइली कहते हैं कि ये एक्सप्लोजिव्स, और वो एक्सप्लोजिव जिसमें बहुत से लोग दूसरे इंतिफादों में, तो ये भी 2002 से लेके ये 2025 तक ये भी देखे। इनमें से कई लोगों को जो है वो 5 दफ़ा, कई लोगों को 10 दफ़ा उम्र कैद की सज़ाएँ हुई। तो ये भी 22-23 साल के बाद ये भी निकले। और जो तीसरा नाम अभी तक सामने आ रहा है जो इम्पोर्टेंट नाम है वो अहमद सादात जो हैं। अहमद सादात तकरीबन 72 या 73 साल के फ़लस्तीनी कैदी हैं, लेकिन ये पैलेस्टीनियन लिबरल फ्रंट जो है, यानी आप समझें कि ये हमास के भी नहीं है, फ़तह के भी नहीं है, बल्कि ये वो जो सोशलिस्ट यानी जो लेफ़्ट विंग के जो लोग हैं ना पैलेस्टीनियंस, ये उनके रहनुमा हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये 2002 से ये भी जेल में, 2000 ये इनकी एज तकरीबन 73 साल है, 73 या 74 साल है। लेकिन ये 2000 में दूसरी इंतिफादा के दौरान तो ये बहुत सामने इनका ये उभर के सामने आया, लेकिन उससे पहले कई साल ये पहले ही जेल काट चुके हैं। और ये हाईजैकिंग्स में और बाकी बहुत सारे मामले तो किसी से मैंने कहा यार ये तो मरवान बरगुती ने कहा मरवान बरगुती पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, मकबूल बहुत ज़्यादा है, मगर जो इसराइल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जिनको कहता है वो अहमद सादा तो कहता है कि ये पुराने होते ना, पुराने ये फ़दाईन वाला जो दौर था ना उसमें ये इनका बड़ा ये। अब दूसरा ये है कि एक तो ये कि फ़लस्तीनी ये जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन निकलेगी। दूसरा ये है कि वो फ़ारिग हो गया बंदा, वो यासिर शबाब जो था, यासिर शबाब जो एक ग्रुप मिलिशिया ग्रुप कायम किया था ना गज़ा के अंदर, जिसको भेज दिया था जेल से छुड़ा के भेज दिया था। शुरू में ही जाके इसराइल की फ़ौज ने जेल तोड़ा था, जेल में हमास ने ड्रग ट्रैफिकर को पकड़ा, तो उसको छुड़ा के लेकर आ गए थे। फिर उसको कई बंदों के साथ अंदर भेजा था। फिर वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ मिलकर ही लोगों को अंदर शहीद कर रहा था, खाने में खड़े हो जाओ, जहर, ये सारा था। वो भी फ़ारिग हो गया बंदा। ये जो अरब रियासत का ऐलान हुआ इसके ऊपर खामोशी है, बहुत खामोशी, क्योंकि ये जो ख़त है ना, ये ख़त के अगर मंदरजात को पढ़ें आप तो ख़त जो है वो बड़ा तल्ख़ है। और इसके ऊपर अरब ममालिक खामोशी इख्तियार की है। वो सिर्फ, और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतने अरसे से अगर ये मुलाकातें हो रही थी तो अरब ममालिक को यकीन इल्म था, रशिया को इल्म था, चाइना को, बाकी सब जानते होंगे, लेकिन किसी ने इसको संजीदा नहीं लिया। किसी ने ये नहीं हुआ कि ये जो हेब्रोन के शेख हैं खलील शहर के, इनसे रब्ता किया हो या किसी किस्म की बात की हो, बल्कि वो बिल्कुल वही मुसव्विदा जो कि स्टीव विटकॉफ वाला है उसी को लेके नेतन्याहू बस वो वहाँ जाके ये कहानी सुनाएंगे कि देखें जी वो वहाँ पे इतने कबीले मैंने तोड़ लिए हैं। वो कबीले तो अलग रियासत हैं, फ़लस्तीनी रियासत तो होती नहीं है, और फ़लस्तीनी तो कोई होते ही नहीं है, कबाइल होते हैं। और सबसे बड़ा कबीला जो है उसने तो हमारे साथ आने का ऐलान कर दिया है, और उस पर देखें मसला हल हो जाएगा। इस तरह से हल होगा कि जो सेटलर्स हैं वो ऊपर रहेंगे, वो फैसला करते रहें, उनको भी कोई इतराज़ नहीं होगा।
उनको भी कोई इतराज़ नहीं होगा, और नीचे वो अलग रियासत कायम हो जाएगी, और वो कहते हैं कि हम तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी होंगे ही नहीं, तो हमें तो अलग मुल्क माना जाए, जैसे बाकी कबाइल को आपने अलग मुल्क दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें अलग मुल्क बना दिया जाए, और हमारे बाकी मुल्कों के साथ हम ताल्लुकात करेंगे, और 7 लाख उनके कबीले के लोग हैं जिनके नाम हमें दे रहे हैं, वो सिक्योरिटी हमने पर। ये कहानी भी डालने जा रहे हैं कल नेतन्याहू। अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इस पर क्या रिस्पॉन्स होता है। अरब ममालिक इस पर बहुत संजीदा, उन्होंने बिल्कुल किसी अरब मुल्क ने इसकी अभी तक उनकी तरफ से कोई ना इस पर सॉफ्टनेस है। मैंने उनका मीडिया सारा दिन फॉलो किया, आज बैठ के मुख्तलिफ अरब चैनल्स को सुना, मुख्तलिफ डिस्कशंस को देखा, जो अरबी उनके जो भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें मैं हूँ, बाकी जगहों टेलीग्राम चैनल्स, ये वो, कहीं पर इस मंसूबे को उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया। वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कल ये सीज़ फायर का मुआहदा मुकम्मल, ये उसी तरह से जो कि स्टीव विटकॉफ का प्लान था। ये जो दूसरा प्लान है, इसको उन्होंने, उसमें से किसी ने इसको इस पे ना ज़्यादा अपनी एनर्जी ज़ाया की, ना इस पर कोई बात की, ना कुछ की। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ब्रिक्स का जो इजलास है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ब्रिक्स का इजलास इसलिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा अख्तियार कर गया, उसका डिस्कशन ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि प्रीमियर शी वहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं, उनके जो ली क्वांग उनके वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद हैं ब्राज़ील में, और वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी जो उनका सेशन था उससे ख़िताब कर लिया है प्रेसिडेंट पुतिन ने वीडियो लिंक से, लेकिन लेवरॉव वहाँ पहुँचे हुए हैं जो वज़ीर ख़ारजा हैं। अच्छा, यूएई के जो वली अहद हैं वो वहाँ पे हैं, खालिद बिन सईद, यूएई वहाँ मौजूद है। इसी तरह से जो रेमोफोसा हैं, सिरिल रेमोफोसा जनूबी अफ्रीका के, वो वहाँ पे हैं। चाइना के वज़ीर आज़म वहाँ पे हैं, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पे हैं, और इथियोपिया की नुमाइंदगी है, मिस्र के वज़ीर आज़म हैं, बाकी सारे मुल्कों से, और सबसे बढ़ के ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच गए। ईरान भी तो आ गया ना ये ब्रिक्स के अंदर, तो अब्बास अरग़ची भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो ब्राज़ील में अच्छे खासा। लेकिन उनका जो अलामिया जारी होगा उसमें गज़ा पे मज़ालिम की मज़म्मत के ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या इसराइल की मज़म्मत इंडिया करेगा, भारत करेगा? तो भारत, मैंने कहा ना कि भारत तो इसराइल अजब जगह पे खड़े हैं पूरी दुनिया में। वो सारे मुल्क कह रहे हैं गज़ा के अंदर जो मज़ालिम हो रहे हैं उसकी मज़म्मत करनी है, तो अब भारत तो उसमें कैसे करेगा? भारत तो इसराइल के साथ है। तो ये एक बड़ा रौला है कि कोई मुश्तरका लामी आता है नहीं आता, उसमें कैसे नाम लिया जाता है। टैरिफ्स के ऊपर तो बात हो रही है, ज़ाहिर ब्रिक्स का एक इशू है, सारे मुल्कों को वो करेंगे, मगर क्या गज़ा के अवाम के लिए कोई उसमें जुमला डाला जाएगा? वो ब्रिक्स के लोग कह रहे हैं कि हमने डालना है, सारे मुल्क तैयार हैं, लेकिन ये है कि उसमें वो भारत कैसे करेगा? तो ये एक फिर इशू, एससीओ में जाएँ फिर मसला, इधर जाएँ, एक अजीब रौला पड़ा हुआ है सर। लेकिन उससे मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये तो अभी देखना है हमने कि ये सीज़ फायर मुआहदा कल कैसे होता है। ये सीज़ फायर मुआहदा, मैंने आपसे कहा कि ये एक नया शोशा आज अरब रियासत का सामने आया है, अचानक आया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई अरब मुल्क संजीदा ले रहा है इस वक्त। बड़े कंसर्न्स हैं कि ये कहाँ से एक नया खड़ा करके कि जी फ़लस्तीनियों के अंदर तकसीम हो जाए। लेकिन वो चूँकि बंदा सामने आ गया है, तो अब मरवान बरगोती की अंदर खाना जंगी ना हो जाए, तो इसको या तो यहीं पे रोका जाएगा इनको, या मुझे नहीं पता क्या आगे दुनिया क्या करती है। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने ख़त लिख के एक ऐलान कर दिया, और ज़ाहिर है वो इसराइल को तस्लीम करने का भी ऐलान कर दिया साथ ही। और ये कि हमें इसराइल हमें माने तो हम इसराइल को मान लेंगे, अमेरिका वगैरह को बीच में नहीं लगा, रब्ता अमेरिका से उनका है। अच्छा, एक बात जो है ना, वो मैंने अब मुझे नहीं पता कि मैं उसको सही तरह से, ये जो पिछले दिनों ना मैंने 3-4 लोगों से पूछा, लेकिन मुझे इसकी कोई बात समझ में नहीं आई। मैंने इंडिया से भी 2-4 मीडिया के लोगों से रब्ता किया, मुझे ये बात समझ नहीं आई। अगर इसकी कोई वजाहत कर सके। एक तरह से देखा जाए तो इसकी कोई अहमियत है भी नहीं, और एक तरह से देखा जाए तो इसकी अहमियत है भी। ये जो उनके शिंजो एबे थे ना, जापान के जो वज़ीर आज़म थे, 2007 में उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, और वो टर्म थी उनकी इंडो पैसिफिक। उन्होंने कहा था कि दो समंदर यहाँ पे मिलते हैं, यानी पैसिफिक और इंडियन ओशन, तो इसलिए इसको इंडो पैसिफिक कहा जाए, वरना उससे पहले ये एशिया पैसिफिक ही कहलाता था। अब एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो अलामिया जारी हुआ है, अगर हम ये देखें, ये इस अलामिया को देखें जिसमें जो भारतीय वज़ीर आज़म का 42nd, अगर हम भारतीय वज़ीर आज़म
वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस की मुलाकात का जो एलामिया है, मैंने कहा मेरे को थोड़ा ताख़ीर, मैंने टाइम इसलिए लिया कि मैंने लोगों से पूछा, मुझे कोई जवाब इसका मिला नहीं, और लेकिन मैं इसको अहमियत दे रहा हूँ कि ये अचानक टर्मिनोलॉजी कैसे चेंज हुई। 42 अगर हम दिखाएं, ये जयशंकर जी की मुलाकात हुई है पैटी हेग्सेट से, जो अलामिया आया है उसमें लफ्ज़ से इस्तेमाल हुआ है एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इस्तेमाल नहीं हुआ। अब बज़ाहिर तो ये बात बड़ी अजीब सी, बड़ी, इसमें कोई मसला नहीं लगता, लेकिन मुझे मसला है क्योंकि ये टर्म प्रॉपर चेंज हुई थी। इंडो पैसिफिक, कनाडा, ये आप क्वाड में जाते हैं, बाकी जगह इसमें चाइना को इतराज़ रहा है हमेशा, चाइना भी खामोश रह गया, लेकिन जो एशिया पैसिफिक है वो एक अलग टर्म है, इंडो पैसिफिक एक अलग टर्म। अच्छा, इस अलामी को दोबारा देखें, दोबारा ज़रा प्रोडक्शन टीम देखा है, इसमें एशिया पैसिफिक इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, एशिया पैसिफिक का जो लफ्ज़ है कि ठीक है, डेंजर ऑफ एग्रेशन इन एशिया पैसिफिक, यहाँ पे जो मेजर डिफेंस ये हो गया डेड। अच्छा चलें, एशिया पैसिफिक यहाँ इस्तेमाल हो गया, एशिया पैसिफिक इस्तेमाल हो गया, लेकिन जो पैटी हेग्सेट ट्वीट कर रहे हैं अपना एक्स पे, उसमें क्या कह रहे हैं वो, भाई यहाँ चलें, मैं कहूँगा कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वहाँ पर क्या टर्म यूज़ हो रही है उनके एक्स मैसेज में, उनके एक्स मैसेज में एशिया पैसिफिक, यानी वो लफ्ज़ जो है वो वहाँ पर भी एशिया पैसिफिक इस्तेमाल हो रहा है। आई सल्यूट our two great democracies cooperation in securing a free and open Asia Pacific। ये देखें, एशिया पैसिफिक जो है ना, एशिया पैसिफिक एक बिल्कुल, ये अगर हमें मैप यहाँ दिखा सकें, इंडो पैसिफिक में ये आगे तक, ये इंडियन ओशन तो बहुत बड़ा ओशन है ना, बट इंडियन ओशन कोई इंडिया का नहीं है, मतलब लोग तो इंडिया का इंडियन ओशन, ऐसा नहीं है, वो इंडियन ओशन का एक हिस्सा है, जो आगे जाते जाते इंडियन ओशन तो जाता ही है अफ्रीका तक। लेकिन मसला ये है कि जो इंडो पैसिफिक की जो इस्लाह है वो तो 2007 में बाकायदा अनाउंस हुई थी, पार्लियामेंट के इजलास से खिताब कर रहे थे, भारत तशरीफ लाए थे जापान के वज़ीर, उन्होंने अनाउंस की थी कि ये एशिया पैसिफिक नहीं बल्कि दो समंदर जो के मिलते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी कहानी, एक पूरी उसको बैकग्राउंड बताया था कि पैसिफिक चूंकि इंडो से मिलता है इसलिए इसको इंडो पैसिफिक कहा जाए, वहाँ से इंडो पैसिफिक चल पड़ा। उसमें जनाब जितनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, अमेरिका, ये इंडो पैसिफिक अब अचानक जो है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ कि अचानक जो है ये अलामिया में भी एशिया पैसिफिक आ रहा है। देखें, ये जो वर्डिंग्स होती हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, अलामिया में भी आ रहा है और एक्स पे भी आ रहा है। तो इंडो पैसिफिक किधर गया, इंडो पैसिफिक किधर गया, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है ना, अचानक इंडो पैसिफिक का लफ्ज़ अमेरिकन ने गायब कर दिया और भारत ने भी गायब कर दिया और ये एशिया पैसिफिक आ गया दोबारा। तो ये कैसे आ गया भाई, कोई हमें भी तो बताए, कोई हमें समझाए, कोई हमें बताए, कोई हमें मतलब कोई पता तो चले कि ये अचानक हो गया है, हादसाती तौर पे तो एक्स में हो सकता है, ये अलामिया में कैसे हो गया। ये मैं बताऊं, ये बड़ा सेंसिटिव अल्फाज हैं। ये जो एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, जब ये स्टार्ट हुआ था ना 2007 के बाद, तो उसको एशिया पैसिफिक नहीं होता, अब इंडो पैसिफिक, किताबें लिखी गई, आर्टिकल छपे, दोनों टर्म्स में क्या फ़र्क होता है, बड़ा डिस्कशन हुआ है इस पर। अचानक अमेरिका का एशिया पैसिफिक इस्तेमाल करना लफ्ज़, अब यकीन करें मैंने इसको पहले तो मैंने कहा किसी बाहर बात की, लोगों की नहीं समझ में आई, उन्होंने कहा यार नहीं है ये तो ऐसे ही है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने नोट नहीं की थी। उसके बाद इंडिया पूछा, मैंने फ़ोन किया 4-5 लोगों, वो कह रहे हैं कि यार वो पता नहीं भाई, हमें कुछ नहीं पता, ये तो चाइना को या तो खुश करने के लिए अमेरिका ने किया है। मैंने कहा यार वो फिर इसमें तो आसियान के मुल्क, ये तो फिर बिल्कुल अलग से एक सिलसिला बनता है ना कि आसियान के मुल्क हैं और उसमें जो है वो मतलब इवन उसमें बांग्लादेश भी नहीं, बिल्कुल अलग एक तरफ है, और ये जो इंडियन ओशन वाली साइड ही अलग है, पैसिफिक की साइड अलग है। तो एशिया पैसिफिक का मतलब है कि बिल्कुल एक अलग है, उसमें फिर इंडिया क्वाड में कैसे आ गया, ये एक लंबा चौड़ा पंगा है। बहरहाल इसके ऊपर अगर वो वजाहत कर दे इंडिया की तरफ से कि क्या ये एशिया पैसिफिक का लफ्ज़ उन्होंने खुद डलवाया है या अमेरिकन ने डलवाया है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना इस टर्म की बड़ी अहमियत है। और ये दोनों जगहों पे क्या इंडियंस ने डलवाया है, अमेरिकन ने डलवाया है, किसने डलवाया है, जिस किसी ने डलवाया है बराए करम हमें ज़रूर बता रहे, क्योंकि हमें अच्छी तरह बताया, मुझे कम से कम। ये बड़ी बहस हुई है इसके ऊपर इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक पे, तो ये कैसे कर दिया अमेरिकन ने और इंडियन कैसे मान गए इसके ऊपर, ये एक बड़ा सवाल है।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद 24 घंटों में जनाब इंतज़ार है हमें एक मुकम्मल जंगबंदी का, और अल्लाह ताला खैरियत से तमाम दुनिया में सबको और ख़ास तौर पे जो कि गज़ा के मुसलमान और फ़लस्तीनियों ने जो कुछ बर्दाश्त किया, ये जो उनकी तरफ से बात हो रही है ना कि आर्जी को मुस्तकिल का रंग दे दिया जाए, ये बात भी शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प मान जाए। और मेरा ख़्याल है कि वो नहीं भी मानेंगे तो बाकी जगहों पे सारे, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले फिर सायरन बज रहे हैं, हूथी ने फिर अटैक कर दिए जफ़ा पे भी और बहर अहमर पे भी, वो सब अपने मैसेज दे रहे हैं। उधर से शेख जो कासिम नईम है, उन्होंने लेबनान में आज कहा है कि हम हथियार हिजबुल्लाह किसी सूरत नहीं डालेगी। तो सब अपनी अपनी प्रेजेंस का इस वक्त भरपूर इज़हार कर रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं कि नेतन्याहू है, बाकी सारे भी मौजूद हैं। तो मतलब है कि अब इसमें किस तरह से होता है, उधर पीके के वालों ने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं, बाकायदा तुर्की से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो मतलब ये अब मेरा ख्याल है कि इसको नेतन्याहू को बिठा के, और ये जो हरकतें हो रही हैं कि कबाइल खड़े कर दिए और 2 रियासतें बनेगी, मैंने आपसे कहा ना कि इसके बारे में फ़ैसला अरब ममालिक ही करेंगे। लेकिन मुझे इस मौके पर ये बात बिल्कुल अजब लगी कि अचानक जो है वो नेतन्याहू के नाम ख़त लिख रहा है। वो भाई ख़त किसके नाम लिख रहे हैं? नेतन्याहू के नाम, अरब लीग के नाम भी नहीं। नेतन्याहू आप हमें मान लो तो हम यहाँ पे आपको मान लेते हैं, आप हमें मान लो, और 7 लाख लोग हैं मेरे साथ। तो ये मुझे बहुत अजीब सी लगी बात सारी कि, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत की तरफ मामला कल बढ़ेगा और सीज़ फायर होगा।